मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान कर रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। आपको अगर कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग में डिस्टर्ब किया गया तो मैं वहां पे जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, फिर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिसकर्मी, जैसा मेरे भैया हमेशा बोलते थे कि दबंग वो क्या दबंग का उदाहरण देते थे ना भैया आप बहुत, कि वो तो हमेशा उत्साहित करते हैं पुलिस वालों को कि तुम दिखाओ वो सिंघम वाला मामला दिखाओ और डरो मत किसी भी चीज से, और सामने बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि इधर टाइगर बैठा है, टाइगर जिंदा है, तो पुलिसकर्मी जो हैं वो आराम से सिंघम हो सकते हैं। निश्चिंत हो जाएं, उनकी दीदी बैठी हुई है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा वो एमएलए एमपी और उसके लड़कों का भले ही बिगड़ जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कार्रवाई करिए, और प्रदेश के लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री डंडा लेके नहीं खड़े होंगे, बताइएगा ना मेरे को। हर दुकान के सामने तो नहीं खड़े होंगे ना, सड़क पर तो नहीं खड़े रहेंगे ना। अब तो ये काम महिलाओं का हो गया, पुलिस का हो गया, प्रशासन का हो गया, जनप्रतिनिधियों का हो गया, कि अब आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आप ठीक से निभाइए। एक दूसरी बात और है जो मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रही है, और शिवराज जी एक साइलेंट क्रांति किए। सिंचाई का रकबा बढ़ा, कृषि का रकबा बढ़ा। आज कृषि के मामले में हम पंजाब और गुजरात से भी आगे निकल गए हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में ऑर्गेनिक खेती का रकबा जो बढ़ा है, वो शायद मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो खेती योग्य भूमि है उसमें ऑर्गेनिक खेती का रकबा बढ़ा है। अब अगर ऑर्गेनिक खेती होएगी तो कैसे होएगी? वो गाय से होएगी, गौमूत्र से होएगी, गाय के गोबर से होएगी। सारी खेती ऑर्गेनिक हो यह जरूरी नहीं है, कुछ व्यावसायिक फसल भी होनी चाहिए, लेकिन 10 एकड़ जमीन का 2 एकड़ हिस्सा ऑर्गेनिक खेती के लिए रिजर्व किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरे दुनिया के मार्केट में उसकी डिमांड है, और इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी से गाय बचेगी, क्योंकि अगर गाय को बचाना है और अगर लोगों की शराब छुड़ा करके उनको दूध पिलाने का संस्कार डालना है, गाय का दूध पीने का संस्कार डालना है, तो ऑर्गेनिक खेती ही उसका सबसे अच्छा समाधान है। आपको पता नहीं है, मैं भैया को हमेशा बोलती हूँ, भैया जब गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी, क्योंकि गौशालाओं में तो लूली, लंगड़ी, अंधी, घायल गाय रखना ठीक है, लेकिन दुधारू, मजबूत और स्वस्थ हृष्टपुष्ट गाय अगर दूध नहीं दे पा रही है किसी वजह से, तो किसान उसको यहाँ छोड़ दे, ये ठीक बात नहीं है। अब किसान की परेशानी क्या है? पीछे जो बेड़ा था उसमें कमरे बन गए हैं, सामने सड़क है, खेत में जगह नहीं है, तो गाय को किसान दिन भर कैसे रखे? तो उसको गाय उसको बोझ लगने लगी, और इसलिए इसके लिए गौचर तैयार करने पड़ेंगे। पुराने गौचरों का अधिकतर आवंटन हो गया है या कब्जे हो गए हैं, उसको छुड़ाने की मुहिम चलाने जितनी चले, अन्यथा जो आवंटन हो गया है उसको हम ना छेड़ें, और उसकी जगह पर जो नजूल की भूमि, रेवेन्यू की भूमि जो फॉरेस्ट के बीच में पड़ी हुई है, उस भूमि को अधिग्रहित करके वहां जलाशयों का जहां ढलान हो, एक स्वाभाविक मनरेगा से उसका निर्माण करके, और 2 या 3 ग्वाले हर गांव में पंचायती राज मिनिस्टर से बात करूंगी कि वो ईयर मार्क करके पैसा भेजें कि आबादी के अनुपात पर इतने गौपालक होंगे, और उनका काम होगा कि वो गोधूली की बेला में सवेरे गाय को ले जाएंगे गौचर तक, और शाम को गोधूली की बेला में उसको वापस ले आएंगे, और फिर अगर किसान चाहे तो उसको अपने घर के सामने भी बांध सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चों और महिलाओं के अनाथालय हो सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, लेकिन गायों के नहीं हो सकते क्योंकि उनकी संख्या करोड़ों होती है। इसलिए गाय को अगर बचाना है तो गौपालन से बचेगी, कि किसान गौपालन करे, और गौपालन अगर करवाना है तो गौपालन को लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती की मध्य प्रदेश में जो क्रांति हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। इसमें केन बेतवा भी क्रांति लाने वाला है, इसमें नर्मदा मैया भी क्रांति लाने वाली हैं। मैं तो कहती ही थी कि मध्य प्रदेश के लिए 2 उद्धारक तत्व हैं, एक नर्मदा के जल की धारा और दूसरे गाय के दूध की धारा। इसी में मध्य प्रदेश पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। और सचमुच में एक किसान का पुत्र मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद उनका सबसे पहला ध्यान खेती की तरफ गया, लेकिन खेती के अलावा उद्योग की तरफ गया, सड़क, बिजली और पानी की तरफ गया, बहनों की, बेटियों के विवाह की तरफ गया, महिलाओं की तरफ गया। मैंने हमेशा कहा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का विकास संवेदनशीलता के साथ हुआ है। विकास भी हुआ है और मानवीय संवेदनाओं का उसमें मिल रहा है, निर्दयी विकास नहीं हुआ है, सूखा रूखा विकास नहीं हुआ है।
प्यार भरा विकास हुआ है, भांजे भांजियों का लाड़ करते हुए विकास हुआ है, महिलाओं का सम्मान करते हुए विकास हुआ है। और इसलिए मैं अपने भाई को आज आशीर्वाद दूंगी, जुग जुग जियो, सदैव विजयी रहो, जहां कदम रखो वहां विजय ही तुम्हारे गले में वरमाला डाल दे, ये मैं आज उनके लिए कहूंगी। और मैं स्वयं क्यों इतनी प्रसन्न हूं, उस दिन तो खैर हमने बहुत बड़ी तैयारी की हुई थी, लेजम वगैरह भी आए हुए थे। आज मैंने कहा ना, कल रंग पंचमी होने की वजह से थोड़ा उतना मैं जैसा मेरे मन में था वो चटकारा थोड़ा कम हो गया आज का। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं इतनी खुश हूं कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं आपसे एक बात कहूंगी और फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी। मैं जब मुख्यमंत्री बनी तो मैं बहुत थक गई थी, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जो मुझे साल 6 महीने की छुट्टी दे दे, और बाद में चुनाव का समय आए और मेरी जरूरत पड़े तो भले ही कार्यभार संभाल लूं। क्योंकि मैं पूरी जिंदगी काम ही करती रही हूं, 6 साल की उम्र से भीड़ भीड़ भीड़। और जब मुझे यहाँ नेता बनाया गया तो पार्टी कार्यालय में गाड़ी नहीं, 2 टुट्टू गाड़ियां, उनमें डीजल भरवाने के लिए पैसा नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कितनी बुरी हालत थी। और फिर मेरे कमर में घुटने में दर्द, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, स्टेरॉइड खाने लगी, अंत में उसके इंजेक्शन लगने लगे अंत में, तब जाके सरकार बनी। इसलिए मैं चाहती थी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझसे भी बेहतर चलाए, और वो शिवराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से चला दिया। मुझे इतना आत्मिक संतोष है। मेरे जीवन में बहुत अलौकिक घटनाएं घटी हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती, जबकि मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं। आप यकीन मानिए, मैं अपने आप को कभी भी बुद्धिमान, समझदार, अकल वाला नहीं मानती। मैं अपने आप को महाबुद्धू, महामूर्ख, महाबदसूरत इस टाइप का मानती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप की इज्जत करती हूँ, और मेरे अंदर आत्मगौरव रहता है क्योंकि मेरा मोरल हाई रहता है, इसलिए वो कमी नहीं रहती। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा 30 मार खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती हूँ अपने आप को। ये मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं में कुछ ना कुछ मिला था जिसके कारण की पूरी खुशी नहीं मिलती थी। जैसे 6 साल की उम्र में कितने लोग प्रवचन कर पाएंगे, लेकिन मैं कर रही थी, पहले रामायण जी पे, फिर उपनिषद पर और गीता पर। 16 साल की उम्र में विदेश चली गई, इंग्लैंड से बुलावा आ गया। उसके बाद में 60 देशों में घूमी। फिर 21 वर्ष की आयु में मेरी माँ के कहने पे मैंने सब छोड़ दिया तो राजनीति में आ गई। उसके बाद तो मैं जब भी गई विदेश, जब लोग विदेश जाने को खाली पिक्चर पोस्ट कार्ड में देखते थे, तब मैं जब विदेश गई तो मुझे हमेशा माँ की याद आती रही, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज अधूरी रह गई। फिर जब मैं यहाँ आई, माँ के साथ रही, तो माँ का निधन हो गया तुरंत, तो उसका बहुत दुख हुआ। फिर मैं राजनीति में आ गई तो मैं 6 बार एमपी बनी हूँ, 2 बार 2 राज्यों से एमएलए बनी हूँ, मुख्यमंत्री बनी हूँ, केंद्र में मंत्री रही हूँ। लेकिन हर बार कोई एक बात ऐसी हो जाती थी, अयोध्या आंदोलन हो रहा, मेरे सामने ढांचा गिर गया, मैं वहीं थी, और उस अभियान में मैंने 500 साल से चल रहे अभियान का जब अंत आया तो मैं भी उसकी निर्णायक भागीदारों में से एक थी। मेरे लिए गौरव का क्षण था। लेकिन मेरे अंदर आशंका थी कि दंगे भड़का देंगे, कांग्रेसी और वामपंथी गम खा के नहीं बैठेंगे, कम्युनिस्ट और जो कांग्रेस के लोग हैं ये दंगे भड़काएंगे। और भोपाल इसका गवाह है कि यहाँ उकसाया गया था लोगों को दंगे करने के लिए, और इसलिए ढांचा गिर गया। मैं भौचक्की खड़ी थी कि हनुमान जी ने खेल कर दिया, लेकिन अंदर भय था। मैं आपको सच्ची बता रही हूं कि हे भगवान, बेकसूर लोगों की जान जाएगी, हे भगवान दंगे ना होने पावे, ये मेरे मन के अंदर 6 दिसंबर की घटना पे था। उसके बाद जब मैं केंद्र में मंत्री बनी तो मुझे हमेशा लगा, कोई आदमी 36 साल की उम्र में मंत्री बन गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे सिर पे अटल जी का हाथ होना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अपन खराब मिजाज के माने जाते हैं। अधिकारियों को कुछ कर दिया, फेंक फांक दिया, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सच्ची में तो बड़ी सतर्क सी रहती थी। उसके बाद में युवा मोर्चा अध्यक्ष बनी तो सबसे कठिन काम था घुसपैठ का, तो घुसपैठ के खिलाफ मानव दीवार बनी। गर्व का विषय था कि 6 लाख लोग मानव दीवार बनाने पहुंचे, लेकिन मेरे अंदर भय था कि लोग वापस लौट लेंगे तो घुसपैठिए उन पर हमला कर सकते हैं। तो मैं एकदम उस समय मैं आपको क्या बताऊं, मैं भय से भरी हुई थी। हुबली में चैलेंज था ईदगाह मैदान में तिरंगा झंडा फहराना, लेकिन फहरा दिया हमने लाठी गोली का सामना करके, लेकिन मेरे अंदर दुख था क्योंकि गोली से लोग, बेकसूर लोग मर गए थे गोलियों से, उसका दुख था। तो मैं रो रही थी फूट फूट के, जबकि जश्न मनाए जा रहे थे तिरंगा झंडा फहराने के, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मैं फूट फूट के रो रही थी। तो मेरी जिंदगी में जितने भी क्षण आए हैं जिनमें विजय थी, खुशी थी, उसका उल्लास भय, आशंका, असुरक्षा या किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो जाती थी मैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। यहां भी जब सरकार बनी
और आंकड़ा 173 को पार करने लगा। तो मेरे मन में पहली बात आई, मैं दिग्विजय सिंह जी को मिलने गई। अब बेचारे हार गए थे, लेकिन फिर भी प्रणाम करने की परंपरा है हारे हुए व्यक्ति को, तो मैं उनको प्रणाम करने गई। तो जब मैं उनको प्रणाम, अच्छा उन्हें कह भी रखा था कि हार जाऊंगा तो संन्यास ले लूंगा। तो संन्यास लेने की बारी उनकी आ गई, मुख्यमंत्री बनने की बारी मेरी आ गई। अब मैं उनको मिलने गई तो उनने मुझे कहा, उमा अर्थ संकट बहुत बड़ा है, पैसे का इतना बड़ा संकट है कि राज्य चल नहीं पाएगा, तुम कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी तुम्हें परेशानी होगी। मैंने कहा भाई देखते हैं, रास्ता निकालेंगे। ओपन मार्केट बोरों का रास्ता निकाला। और मैंने सुना कि त्रिजुगी नारायण में 3 कुंड हैं, अगर शिवरात्रि को उनमें स्नान कर लिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। तो मैं मुख्यमंत्री थी और मैं वहां गई और बर्फ की परत थी पानी पर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले नहाई, जो नियम है पहले शिव जी के कुंड में, यानी ध्वंस करो, हमारी किस्मत को बदलो। दूसरा कुंड होता है ब्रह्मा जी का, यानी नए को जन्म दो। और तीसरा होता है विष्णु का, कि पोषण करो। वो तीनों कुंडों में जब मैंने नहाया तो लोगों को लगा है कैसी मुख्यमंत्री है, मर जाएगी ठंड में, क्योंकि बर्फीला पानी है। लेकिन मैं उसमें उतर गई और अंत में जब मैं खड़ी हुई त्रिजुगी नारायण की धुनी के सामने, तो मैंने कहा मैंने एक ही मनोकामना से स्नान किया है कि मेरे राज्य में धन धान्य की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरी मनोकामना है। और वो मेरी मनोकामना शिवराज जी ने पूरी की है। किसान इतना खुशहाल है, मजदूर इतना खुशहाल है, महिलाएं इतनी खुशहाल हैं, नौजवान इतने खुशहाल हैं, सब तरफ प्रसन्नता देखने को मिलती है लोगों के चेहरे के ऊपर। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि उस समय भी मेरे मन में क्या बात रहती होगी कि ये राज्य को ठीक से चलाना है। ऐसी कितनी बातें रही हैं जब जीवन में सफलताएं मिली, उत्कर्ष मिले, अलौकिक उपलब्धियां हुई, लेकिन मैं भय या आशंका से ग्रस्त रही। एक घटना ये घटी है आबकारी नीति, जो 100% मेरी आत्मा को तुष्टि पहुंचाने वाली बनी, 100%। मतलब अब तो मैं ऐसी नमित हो गई हूं इस भार से कि जब हनुमान जी लंका जला के आए तो मैं रामचंद्र जी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। मैं शिवराज जी से 2 वर्ष छोटी हूं, लेकिन वो मेरे पुत्र की तरह हैं। बहनें हमेशा माँ के स्थान पर होती हैं। आज मैं उनको भी यही कहूंगी, सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकती। मुझे जिंदगी में ऐसा संतोष कभी नहीं मिला, आप यकीन करो, ईश्वर साक्षी है, ऐसा संतोष कभी नहीं मिला जैसा कि मुझे आबकारी नीति से संतोष मिला है। परम संतोष, एकदम आत्मा की गहराइयों तक वो संतोष उतर गया। और सीता जी ने जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, मैं वो भी रिपीट करूंगी। जब हनुमान जी सीता जी के सामने खड़े हो गए तो जो सीता जी ने कहा वो भी मुझे शिवराज जी को कहना है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु और करहूं बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र तुम अजर और अमर हो और तुम्हारे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। तो मैंने रामचंद्र जी का भी संदेश दे दिया और मैंने सीता जी का भी संदेश दे दिया कि आप अजर और अमर हो, आप सदैव विजय प्राप्त करो, सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहो, आपका यश सदैव बना रहे, क्योंकि तनय मात पित पोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। जब भगवान राम ने कौशल्या से कहा कि माँ मुझे वन में जाने दो, तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे बिना तड़पूंगी, यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा, सीता करती है तू करता है। तो राम ने जो कहा कि माँ 2 तरह के बेटे होते हैं, यहाँ की महिलाएं नोट कर लें कि शिवराज जी कौन सा बेटा है। उन्होंने कहा 2 तरह के बेटे होते हैं, एक वो जो माँ बाप का पोषण करते हैं, मतलब उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और एक वो जो माँ बाप का तोषण करते हैं, यानी उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करते हैं। शिवराज जी वो पुत्र हैं जो तोषण करने वाला पुत्र है। और रामचंद्र जी ने कहा तनय मात पितु तोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता को संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र सृष्टि में दुर्लभ होता है। और ऐसे ही दुर्लभ प्राणी मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जीवन को उन्होंने पूर्ण संतुष्टि से भर दिया है। अब मैं आराम से नर्मदा किनारे कुछ दिनों रहूंगी, फिर मैं आराम से प्रसन्नता से भरी हुई हिमालय की तरफ बढ़ जाऊंगी। और जब जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए मेरी, क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं हमेशा उनके लिए काम आऊंगी, मैं जी जान से उनके काम के लिए निछावर रहूंगी। ये मैंने तय कर लिया है, क्योंकि उनने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाई बीडी शर्मा, जिन्होंने कि इस पूरे अभियान में हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मैंने हमेशा बीडी को बुलाया और सारा गुस्सा बीडी पे निकालती हूँ, क्योंकि बीडी का स्वभाव क्या है, वो हंसते ही रहते हैं। गुस्सा करो तो हंसते हैं, गुस्सा नहीं करो तो हंसते हैं। तो इसलिए उनको आज मैंने कहा कि आप भी रहना, मुझे आपका भी अभिनंदन करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है
जिन माताओं बहनों ने मेरा अभियान में सहयोग किया उनकी आभारी, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया उनकी बहुत आभारी, और अंत में सरकार ने जो अद्भुत काम कर दिया, पूरी मंत्री परिषद की मैं आभारी हूं, कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। जिन अधिकारियों ने बिना रोड़ा अटकाए ये काम कर दिया, उन सभी अधिकारियों को, ज्ञात अज्ञात शक्तियों को मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और अब मैं उनको अपनी माँ बेटी बाई के नाम का जो ट्रस्ट बना है उसकी तरफ से एक अभिनंदन पत्र भेंट करूंगी। देखिए, मैं तो स्वयं ही उनका अभिनंदन पत्र हूं, क्योंकि मैं जीवन भर उनका अभिनंदन करती रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं एक औपचारिकता के लिए ये भेंट करूंगी और फिर बीडी शर्मा जी का आह्वान करूंगी कि वो आपका उद्बोधन करें। अब हमारी दीदी माननीय अतिथियों को माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति का अभिनंदन भेंट करने जा रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। इस अभिनंदन की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं महान संगठनकर्ता, कर्तव्यपरायण, हम सबके आदर्श भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वो अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। बीडी शर्मा जी, परम आदरणीय बीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज माता बेटीबाई स्मृति शिक्षा समिति के द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के इस अभिनंदन समारोह में जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक काम इस भोपाल के अंदर किया है, ऐसी आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय उमा जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, यहां पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और मीडिया के मेरे मित्रों, आज आदरणीय उमा जी ने अपने मन के उद्गार हम सब लोगों के सामने, मीडिया के मित्रों के सामने एक नहीं कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन का समारोह है। मेरी राजनीतिक उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी एक छात्र राजनीति में काम लंबे समय तक मैंने किया है, लेकिन जिसको मैं कहता हूं कि एक मातृत्व भाव के साथ जो स्नेह मिलता है, ऐसा स्नेह मुझे केवल राजनीति में नहीं, जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तब भी श्रद्धेय उमा भारती जी का मुझे उसी रूप में उनका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। आज इस अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग मिलकर के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज इस दिशा में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उस विचार पर काम करते हुए देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब हम उस अंत्योदय के विचार पर काम करने का संकल्प लेकर के सरकारें जब आगे बढ़ी हैं, जब हम देखते हैं कि जन कल्याण और गरीब कल्याण की उन योजनाओं के साथ उस विचार पर आगे बढ़ने वाली जब सरकारें हैं, तो ये जो अभिनंदन है
ये अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो है ही, श्रद्धेय उमा भारती जी का मैं बहुत गहराइयों के साथ, अंतर्मन के साथ मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की ओर से मैं आदरणीय श्रद्धेय उमा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मात्र मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन नहीं, उनका अभिनंदन तो है ही, एक राजनीतिक तौर पर उस कार्यकर्ता का अभिनंदन किया है जिस कार्यकर्ता ने जन कल्याण के लिए अपने आप को खपाकर इस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि एक केवल आज आबकारी नीति, जो आदरणीय दीदी ने कहा कि आबकारी नीति के आने के कारण से उनके मन को पूर्ण संतुष्टि जब मिली है, ये वास्तव में एक सरकार के द्वारा, एक सरकार के नेतृत्व के द्वारा सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकार की इस नीति के माध्यम से दिया है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश किया था और मैं प्रदेश का महामंत्री था, तो उस समय मुझे एक काम की जिम्मेदारी मिली। तब भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका उल्लेख आदरणीय उमा जी ने किया है कि नर्मदा भी इस मध्य प्रदेश की नहीं, इस देश की जीवन रेखा के तौर पर हम लोग मानते हैं, तो नर्मदा सेवा यात्रा का जब उन्होंने संकल्प लिया था कि जो मां नर्मदा मध्य प्रदेश की हमारी जीवन रेखा है, उसको संरक्षण के लिए, मां नर्मदा को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी सामाजिक क्रांति चाहिए। तो वो यात्रा पर जब निकले थे, मैं उस यात्रा का संगठन की ओर से इंचार्ज था, तब भी मैंने देखा है कि किस प्रकार से संकल्प लेकर के जब कोई नेतृत्व आगे बढ़ता है, तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की खुशहाली, मध्य प्रदेश समृद्धशाली बना है। जो बीमारी राज्य कांग्रेस की सरकार के समय में बीमारू राज्य था, श्रद्धेय उमा जी के उस कठिन परिश्रम और उनके संकल्प का परिणाम था कि उस बीमारू राज्य कहने वाले नेतृत्व को इस मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ा था, जिसका उल्लेख आदरणीय उमा जी ने किया है। और उसके बाद जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जब इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व संभाला, तो ये मध्य प्रदेश अब समृद्धशाली मध्य प्रदेश मां नर्मदा की कृपा से लेकर आज उन नीतियों के कारण से बना है। जो सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर में थी, आज 44 लाख हेक्टेयर में है। आदरणीय उमा जी का एक और संकल्प था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने कहा था कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता है, जो गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को, जो उस समय आदरणीय उमा भारती जी ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को, उस सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इस अभिनंदन के समारोह में मैं प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। और आज कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़, जो बुंदेलखंड को अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा, वो हरा भरा बुंदेलखंड होगा, वो गरीब बुंदेलखंड नहीं, वो समृद्धशाली बुंदेलखंड होगा। और उसमें भी योगदान किसी का है तो आदरणीय उमा जी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, दोनों ने मिलकर के इसके प्रयास किए, तब आज जाकर के वो साकार रूप ले पाया है। तो ऐसे एक नहीं, आज मैं कहूं इस अभिनंदन के समारोह में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दैनिक जीवन के अंदर एक ऐसा संकल्प कि दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के दुनिया आज इस बात को लेकर के संशकित और आशंकित है। दुनिया इस बात को लेकर के मंथन करी है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, कैसे पर्यावरण को हम बचाएं। तो इसका कोई इंडिविजुअल व्यक्ति संकल्प ले सकता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मैं आज इस अभिनंदन के समारोह में फिर कहना चाहता हूं कि पूरे भारत के इस राजनीतिक इतिहास में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि प्रतिदिन एक पौधा लगा करके पर्यावरण के लिए संकल्पित होकर के मैं काम करूंगा, तो उनके 2 वर्ष पूरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बात के लिए भी आज हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आबकारी नीति ला करके, जो नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान कि नर्मदा के किनारे 1 किलोमीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। और उस समय मुझे अच्छे से ध्यान में है कि मैं तो उस यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी था।
जब चर्चा हो रही थी कि रेवेन्यू में इतनी लॉस होगा, ये कैसे संभव है, तब मुझे अच्छे से ध्यान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरा संकल्प है। और नर्मदा सेवा यात्रा में मैंने कहा है कि 1 किलोमीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी, तो चाहे वो 500 करोड़ जाए या 1000 करोड़ जाए, लेकिन संकल्प पूरा होगा। वो दुकानें बंद कर दी गई थी, आज भी मध्य प्रदेश के अंदर वो दुकानें बंद हैं। तो ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने एक नेतृत्व के नाते से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन संकल्पों को पूरा करने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते से वो लगातार एक कार्यकर्ता के भाव के साथ, आम जनता जनार्दन के साथ हम कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस दिशा में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय उमा जी ने ये नई दिशा दे करके कि कोई अच्छा काम समाज के अंदर करने वाला नेतृत्व है, करने वाला व्यक्तित्व है, तो उमा जी जैसा व्यक्तित्व जब उसका अभिनंदन करता है तो उसे और दुगनी ताकत मिलती है। तो हम सब मिलकर के आज एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय उमा जी दोनों का जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करके, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय उमा जी को जिनका स्नेह मुझे भी लगातार हमेशा मिलता आया है, मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं इस उद्बोधन की बेला को आगे बढ़ाते हुए हम सबके लाडले, ऊर्जावान, निष्ठावान जननायक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करती हूं कि वो अपनी वाणी से इस सभागार में बैठे हुए समस्त माता भाई बहनों को मार्ग प्रेरित करें। ऐसे परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं अभिभूत हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य है, मतलब आत्मा के मोक्ष, और केवल आत्मा के मोक्ष नहीं, साथ में जुड़ा हुआ है जगत हिताय च, जगत के हित के लिए, केवल खुद की मुक्ति के लिए नहीं, सन्यासी होकर भी जगत की चिंता करने के लिए जो निरंतर काम कर रही हैं, ऐसी हमारी श्रद्धेय दीदी उमा भारती जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी वो बहनें जो उमा दीदी के साथ नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही हैं, मेरी लाडली बहनें, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। मुझे कई तरह की घटनाएं आज याद आ रही हैं। दीदी के और मेरे रिश्ते बरसों पुराने हैं। जब मैं भी छोटा था और युवा मोर्चे में काम करता था, बावला कार्यकर्ता था, कई बार कपड़ों की भी चिंता नहीं करता था, कई बार बटन होती थी, कई बार बटन नहीं होती थी शर्ट में भी, लेकिन काम करते रहते थे। अब उमा जी कैसे करती हैं और क्या करती हैं, इसकी कई घटनाएं मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक बार उमा दीदी का फोन आया मुझे, मैं युवा मोर्चे का काम करता था, उन्होंने मुझे कहा आ जाओ भैया, एक बेटी की शादी करवाने चलना है, मोथा गांव था, मोथी, टीकमगढ़ जिले का मोथी गांव। वहां एक बेटी की शादी थी, लेकिन पुलिस वहां बर्बर अत्याचार कर रही थी, गांव घेर के रखा था, बारात आने नहीं देंगे, लेकिन बेटी की शादी होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए।
उमा जी ने तय किया वो स्वयं जाएंगी और खुद जाके शादी करवाएंगी। और हम लोग, दीदी अगर आपको याद हो, पैदल गए थे, नदी पार की थी, उस मोथी गांव में पहुंचे और चीर के पुलिस के घेरे को दीदी ने अपने पास जो कुछ था उससे और कुछ साथियों के साथ मिलके धूमधाम से उस बेटी का विवाह करवाया था। जब मैं सोचता हूं कि वो क्या हैं, एक तो वो संत हैं, सन्यासी हैं, पिंडदान खुद का कर दिया, लेकिन मैंने बताया जगत के कल्याण के लिए भी काम करते हैं। दूसरी, अन्याय कभी सहन नहीं करती। जिन लोगों की अन्याय, अत्याचार, दादागिरी, गुंडागर्दी जब वो कुछ नहीं थी तब भी अगर देखी तो सीधे भिड़ने पहुंच गई है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं इसके। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बने, आह्वान हुआ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उस आंदोलन में अपने आप को झोंक के और अपने जीवन को दांव पे लगा के उमा दीदी को हमने काम करते हुए देखा। विचार के लिए जिंदगी भी चली जाए तो परवाह नहीं है। कभी गंगा के काम के लिए उनको हम लगातार परिश्रम करते हुए देखते हैं। वो सोशल रिफॉर्मर भी है, समाज सुधारक, और चाहे वो नशा मुक्ति का अभियान हो या फिर जैविक खेती के लिए तरफ या गाय की रक्षा। हमने गाय की रक्षा के लिए ये तो सरकार से मांग करते हुए देखा, गौशालाएं खोलो, गौशालाएं खोलो। मैं भी जहां जाता हूं, कई लोग मिलते हैं, अरे गाय घूम रही सड़क पे, कर क्या रहे हो, खोलो गौशालाएं। अब ये कहना बहुत आसान है, गौशाला खोलो, लेकिन उमा जी एकमात्र नेता है जिन्होंने कहा कि गौशाला से गाय नहीं बचेगी, गाय पाले, किसान अपने घर रखे, लोग अपने घर रखे, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। सही समाधान वो है। एक नहीं, उनके जीवन के कई आयाम। अच्छा, मैं कई बार खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब वैसे मिलते हैं तो उनका व्यवहार गाड़ी में बैठे गप्पे लगाते हुए, अलग अलग विषयों पर डिस्कस करते हुए, और उसी समय कोई गलत चीज किसी ने की तो ध्यान आए तो वो गुस्सा करते हुए। लेकिन देखो, व्यासपीठ पे बैठते ही सीधे सरस्वती उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज। अब ये क्या है? आखिर कोई काम तो है जिसके लिए उमा भारती इस दुनिया में आई है। किसी पद पे रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, उस समय 2003 के पहले, आज तो वातावरण बहुत बदल गया है, लोग ये कहते थे, मेरे पत्रकार मित्र भी यहां बैठे हैं, कि कुछ भी हो, तिकड़म हो, जोड़ तोड़ हो, सरकार तो दिग्विजय ही बनाएगा। ये हर एक कहता था कि ये बीजेपी के बस का नहीं है भाई, सरकार तो वही बनाएंगे। लेकिन उस समय मैंने घनघोर परिश्रम करते हुए अपने शरीर को दांव पे लगा के, स्वास्थ्य को दांव पे लगा के, दिन और रात काम करके उस सरकार को उखाड़ के फेंकते हुए देखा है। अगर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार और घनघोर परिश्रम करने वाली योद्धा अगर कोई थी तो दीदी उमा भारती थी। जो सच है वो सच है। अच्छा, एक बात और थी कि सरकारें कहती थी पैसे का इंतजाम कहां से होगा। दीदी मैं आभारी हूं, आपने क्या पूजा की उस समय की, आज तक मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ी कभी। तो अजीब देखो, वो कहते थे तनख्वाह नहीं बटेगी। बीच में एक और आए थे 1.25 साल के लिए, वो कहते थे मामा ही लूट ले गया सब,
पैसा नहीं है, क्या करूं? लेकिन आज दीदी मैं आपके सामने और माताओं बहनों के सामने कहता हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये कृपा है और शायद आपकी तपस्या का परिणाम। मुझे आज तक कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी। सरकार चलाने में पैसे की कमी नहीं, कह दिया और हो गया। अब मन में आए लाडली बहना, मैं किस्सा आपको बताऊं। पहली चीज, क्योंकि मेरे मन में दर्द जो दीदी का और मेरा साझा दर्द है, गांव में हमने मां बहन और बेटी के खिलाफ अन्याय होते हुए देखा है। सगी मां भेद करती थी बेटा और बेटी में, बेटे को ज्यादा लाड़। मैंने माओ को देखा, लिपनिया दूध निपनिया दूध कौन पिएगा भैया, पी ले शुद्ध दूध, बेटी पानी डाल के चल जाएगा। कंडा तो थापना है, पराए घर तो जाना है। अपने गांव में मैंने महिलाओं को पतियों को लठ से पीटते हुए देखा है, और जब बचाव की कोशिश करते थे तो वही कह देती थी क्या करूं, अब मेरा आदमी मारे चाहे पीटे। घनघोर अन्याय हुआ है बेटी के साथ, बहन के साथ, और वो दर्द हमेशा मुझे सालता है। क्यों? एक मां की कोख से जन्म लिया तो बेटा बेटी में भेद क्यों? और पाप तो एक और हुआ, कोख को कत्ल खाना बना दिया। पता चल गया कि बेटी आ रही है तो आने के पहले ही दुनिया से विदा कर दो, आने ही मत दो। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो दो योजना मेरे दिमाग में, एक बेटी की शादी बोझ ना रहे इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और दूसरी मुझे लगा कि बेटी अगर लखपति बन जाए तो दुनिया कहेगी, मां भी कहेगी, बाप भी कहेगा कि बेटी को आने दो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना। लेकिन दीदी मैं लाडली लक्ष्मी बनाने बैठा तो पहली नजर में जब मैंने कहा अफसरों से कि भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी लखपति हो, तो एक दूसरे को देख के और हंसते रहे, मेरी नजर बचा के। उनको लगा कि नया नया आया है तो अभी ज्यादा जोश में है, 2-4 महीने में ठंडा हो जाएगा। सर इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कहां से हो जाएगा? ये कहीं होता है क्या सर? आखिर योजना बनती तो खजाना वजाना देखना पड़ता है, कहां से पैसे लाएंगे? लेकिन मन में संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, मैंने कहा मेरे पास लाओ, काय काय में से काटना मैं काटूंगा, लेकिन लाडली लक्ष्मी तो बनेगी चाहे कुछ हो जाए। और बनी, पैसे की कमी नहीं आई। अभी दीदी एक और सामाजिक क्रांति है ये, आपके आशीर्वाद से। मैं देखता था बहनों को 1500 रुपया की जरूरत पड़ी तो पतिदेव से कहा कि जरा माई के जा रही है, 500 रुपया तो दे दो। कहां से ले आऊं? नहीं है, चल। जब देखो तब मांगती रहती, तो मन महसूस के रह जाए। मन में बेचैनी थी कि बहनें और स्वावलंबी कैसे हो। अब कई काम हुए, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30%। दीदी एक बात और, तो ये पुलिस में 30% भर्ती करने, बेटियों की मैंने मीटिंग बुलाई, सारे पुलिस के अफसर भी बड़े आए और इतना विरोध किया, आप कल्पना नहीं कर सकती। ये कैसे करेंगी, ये नहीं हो सकती सर, सिस्टम बिगड़ जाएगा, लड़कियां क्या करेंगी। मैंने कहा लड़कियां वो करेगी जो आज तक लड़के नहीं कर पाए। 30% भर्ती तो बेटियों की होगी पुलिस में, और आप देखो कई जगह चमत्कार कर रही है बेटियां। लेकिन मेरे मन में था ऐसी योजना जो गरीब बहनाओं को राहत दे और पैसा सीधे उनके पास जाए। कई दिन तक सोचता रहा। एक दिन रात में सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में यह आया कि अगर सीधे 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डाल दें और 12,000 रुपया साल के मिल जाए तो बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दीदी मैंने 4 बजे साधना को जगाया, तो वो थोड़ी कहने लगी कि सवेरे 4 बजे हैं, अब खुद तो सोते नहीं हो, मुझे भी नहीं सोने देते।
मेरे कहा नहीं, एक योजना आई और मैं किसी को तो शेयर करना है मुझे। और तब मैंने शेयर की और सवेरे फिर मैंने अफसर बुलाए तो फिर कहा इम्पॉसिबल सर। अब उनका पॉसिबल तो होगा चाहे कुछ हो जाए। अब ये ठिकाना नहीं अभी 12,000 करोड़ लगेंगे कि 16,000 करोड़, लेकिन जितने लगेंगे लगेंगे। जून के महीने में बहनों के खाते में 1,000 रुपया आना शुरू होंगे, और अगर पुरुष के खाते में आते तो पता नहीं कहां खर्चा कर देता, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बहन मुझे पूरा पता है कि बच्चों के लिए दूध लाएगी, फल लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल लाएगी, और कभी कभी थोड़ा बहुत बचा भी लेगी। पतिदेव को जरूरत पड़ी और पैसे नहीं मिले, मुंह उतरा तो फट कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत कर, मुझे ले जाओ। ये तो आनाकानी करते थे, वो खुशी से देगी। एक सामाजिक क्रांति है दीदी। लेकिन आज मैं भी अंतर्मन से बोल रहा हूं बिना किसी संकोच के। मैं दीदी में क्या क्या देखता हूं। एक मेरी बहन है, सबकी बहन है, हम सब दीदी कहते हैं। मुझसे छोटी है लेकिन दीदी है। दूसरे, मैं दीदी में मां को भी देखता हूं। मेरी मां का स्वर्गवास बचपन में हो गया था, बहुत बहुत छोटा था। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो मुझे लगता है कि दीदी की गोद में सर रख दूं और ये मां की तरह मुझे दुलार करे, और वो करती हैं। तीसरी चीज, मैं दीदी में बेटी भी देखता हूं। मैं आज खुल के कह रहा हूं जो मेरे मन में है। मैं बेटी देखता हूं जो हमेशा जो ठीक मानती है उसके लिए जिद करती है, जरूरत पड़ती लड़ती हैं। और कई बार जब वो बेचैनी देखता हूं तो मुझे लगता है कि बेटी की तरह प्यार करूंगा। और चौथी चीज, मैं दीदी में मित्र भी देखता हूं, एक सच्चा साथी, सच्चा मित्र, जो जरूरत पड़े तो कह दे चिंता मत कर मैं तो हूं। आज मैं अभिभूत हूं दीदी, आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद तीनों मिले हैं, लेकिन संकल्प एक ही है कि आपने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, कभी वो दिन नहीं आएगा कि आपको निराश होना पड़े। हमारी कोशिश भरसक ये रहेगी कि जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, और उसके साथ ऐसा नहीं कि रेवेन्यू चाहिए तो कैसी भी आबकारी नीति लाओ। अब ये अब हाथे वाला फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। कई तर्क, अरे साहब कहां पिएंगे, अब यही प्रश्न था कहां पिएंगे। फिर तो सड़क पे पिएंगे कि पार्क में पिएंगे। तुम इनका सड़क पे पिया तो दो लट, भाई सड़क पे पीना अलाउ थोड़ी है भाई। तर्क देने वाले तर्क देते हैं। कई कहते थे ये बुनियादी अधिकार है दारू पीना, आप मौलिक अधिकार का हनन करोगे। तो उनका मौलिक अधिकार है तो घर जाके पिए। और दीदी उधर कह भी देती है कि जरा लठमठ ले लेना घर, अगर बोतल वोतल लेके आए तो। सब पत्नी से तो एक बार निपट लो, लेकिन बेटा बेटी से कैसे निपटोगे आप?
तो एक तरह से नैतिक प्रतिबंध। अब 17 बार सोचेगा, अच्छा जो पीता वो ये तो सोचता ही कि मेरा बेटा नहीं पिए कम से कम, इतना तो वो कोशिश करता है। बिल्कुल ही बेशरम हो जाए तो बात अलग है कि, लेकिन मैं आमतौर पर बात कर रहा हूं कि बुरा करने वाले की भी इच्छा होती है कोई बुरा काम कि कम से कम मेरा बेटा नहीं करे। बेटियां तो नहीं करती, अपवाद की बात नहीं कहता मैं। तो वो ये सोच के क्या, अब छोड़ो छाड़ो नहीं तो मुन्ना भी बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके काफी लाभ होंगे। और एक, अब मैं पुलिस वालों को वो खरीदवा रहा हूं, वो एक डंडा रहता है ना जिसको मुंह पे लगाओ तो तुरंत आ जाए कि दारू पी के नहीं पिए। उसको नाम मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पत्रकारों को मित्रों को पता होगा। ऐसे मुंह पे लगा देते हैं तो तुरंत पता है। अच्छा जो भी एनालाइजर हो कि भैया वो डंडा खरीदो रे, और गाड़ी चलाने वाले को देखो मुंह में लगा दिया तो पता चल जाएगा पिए तो चलो उतर भैया। काम कठिन है लेकिन करना होगा। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, और उसी में पाप भी होते हैं। और इसलिए ये समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीदी आपका जो दृढ़ संकल्प था और जिस दृढ़ता के साथ आपने इस विषय को उठाया, उसने और ये प्रेरणा मजबूत की कि नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और फिर हम इस फैसले पे पहुंचे। आज केवल इतनी कह के कि जीवन अर्थपूर्ण हो। आपने जैविक खेती की बात की दीदी, मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व का विषय है कि 17.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है हमारे देश में, सबसे ज्यादा 17.5 लाख हेक्टेयर। जैविक की प्राकृतिक भी बढ़ रही है। और गाय बचाने की दृष्टि से भी आपने जो रास्ता सुझाया उसको थोड़ा वर्कआउट और करेंगे। गाय कैसे आर्थिक रूप से भी लाभकारी बन जाए। गोबर के उपयोग, गोमूत्र के उपयोग, उससे किसान को सीधे आर्थिक लाभ। मैंने दीदी वर्कआउट करने का कहा है कि हम गोबर खरीदेंगे तो कितना गोबर आएगा, क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं। गोमूत्र खरीदेंगे तो उसको अभी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। लेकिन देखिए, जब कोई नेता समाज सुधारक भी होता है तो कई तरह के रास्ते बताता है और उससे सरकारों को दिशा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी का आशीर्वाद अच्छे कामों के लिए सदैव मिलता रहेगा और बुरा काम मैं कभी करूंगा नहीं। अच्छा, सही बात यह कि बुरा काम दीदी कह रही मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं आज सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। आप आज आई। लाडली बहना के क्रियान्वयन में भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि वो आवेदन वगैरह भरवाना है तो नॉन पॉलिटिकल ताकत भी लग जाए ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। और फिर इस संकल्प को व्यक्त करते हुए कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काम करने की कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। और ये अभिनंदन तो एक बहाना था, मुझे तो दीदी का आशीर्वाद लेने आना था। इससे संकल्प और मजबूत होगा। तो एक मजबूत संकल्प के साथ केवल सरकार नहीं चलाना, समाज को सुधारते हुए कैसे आगे बढ़ाएं। अब पेड़ लगाना भी आंदोलन बन गया। कोई काम लगातार आप करो तो वो काम लगातार वही तपस्या होने लगता है। ये अच्छे काम, और उनमें सबसे प्रमुख काम जो मेरी जिंदगी का मैं सोचता हूं कि मैं क्यों हूं, तो सबसे पहली चीज कोई है तो वो और मजबूत हुई है मेरी। मैं बेटी और बहन के कल्याण के लिए हूं। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है करने की हम कोशिश करें। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बेटा और बेटी के जन्म में जो अंतर था वो घटने लगा है। तो प्रयास करते तो परिणाम आते ही है। एक बार दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह और आशीर्वाद सदा बना रहे। और आप सबको भी प्रणाम करते हुए
जिन बहनों ने इस अभियान में भाग लिया उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र की, जय। पवन सुत हनुमान की, जय। उमापति महादेव की जय। भारत माता की, जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। परम आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं। सचमुच आपका हमारे प्रतिभाव बड़े न्यारे हैं। इस सभागार में सभी